सो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं इंडिया द एक्सटर्नल रिलेशन क्लास 12 का पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस जो हमारी बुक है उसका चैप्टर है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक क्या कहता है? द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या है? हम किसी से अलायंस नहीं बनाएंगे। इंडिया की पॉलिसी आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और एक इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जो जिसने इंडिपेंडेंस में काफ़ी हेल्प करी थी, और वो किसके अगेंस्ट था? कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। ठीक है, तो इंडिया शुरू से इसके अगेंस्ट था। और इंडियन नेशनल मूवमेंट इन्फ्लुएंस द लिबरेशन मूवमेंट ऑफ मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री। अब एक तरह से क्या हुआ कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो जिसने इंडिया की इंडिपेंडेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, और ऑलमोस्ट उसने मतलब सारा अपना जो भी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ थी, ठीक है, उससे क्या हुआ कि जो एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ है जो कॉलोनाइज्ड है, ब्रिटिश की या फ्रांस की या यूरोपियन कंट्रीज़ की जो कॉलोनाइज थी, उनको बहुत ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस हुआ था। ठीक है, कि वहाँ पर ये मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो इंडियन नेशनल आर्मी फ्रेम की गई थी, क्रिएटेड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो अब इतना मतलब एक वो पीक मोमेंट था हमारी इंडिपेंडेंस का कि अब हमें इंडिपेंडेंस मिलने के चांसेस ज़्यादा थे। तो इसी टाइम में इंडियन इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म करी गई थी, क्रिएटेड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और इसमें क्या था कि इंडियन नेशनल आर्मी वो ब्रिटिशर्स के साइड से नहीं फाइट करेगा। ठीक है, वो फाइट करेगा आपके जापान की तरफ से या जर्मनी की तरफ से। ठीक है, तो सिंगापुर में ये क्रिएट करी गई थी, इतना तो पता होगा तुम्हें। ठीक है, ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ INA इंडियन नेशनल आर्मी क्लियरेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ लिंकेज बिटवीन इंडिया एस्टैब्लिश इंडिया एंड ओवरसीज इंडिया ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसका एक पूरा ये दिखाई देता था कि इंडिया का लिंक विद अदर इंडियंस जो हमारी दूसरी कंट्रीज में बैठे हुए हैं। ठीक है, उससे क्या था कि इंडियन नेशनल आर्मी का एक मैनिफेस्टेशन था, पूरा एक क्लियर कट आइडिया था कि हम लोग आपस में एक बहुत अच्छा लिंकेज फ्रेम करेंगे जिससे हमारा मूवमेंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियाज इंडिपेंडेंस बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। अब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई और उससे जस्ट 1-2 साल पहले कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, 1945 में कोल्ड वॉर स्टार्ट था, 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई थी। कोल्ड वॉर का क्या था? कन्फेडरेशन बिटवीन 2 ब्लॉक्स लेड बाय द सुपर पावर। 2 ब्लॉक्स कौन कौन से थे? नाटो और वार्सो पैक्ट। ठीक है, उनको कौन लेड कर रहा था? US, नाटो, USSR, वार्सो पैक्ट। किस टर्म्स में कोल्ड वॉर इनकी स्टार्ट हुई थी? एक पॉलिटिकल, ठीक है, कि पॉलिटिकली वर्ल्ड में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इकोनॉमिक पावर किसको बनना है। ठीक है, तो ये एक और पैरामीटर था। मिलिट्री किसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई थी? तो आर्म्स रेस स्टार्ट हो चुकी थी ना, न्यूक्लियर भी। क्लियर है? नेक्स्ट 1945 क्रिएशन ऑफ UN, क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। अब कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई थी? UN बना था, न्यूक्लियर वेपन बन चुके थे। ठीक है, एमर्जेंस ऑफ कम्युनिस्ट चाइना एमर्ज होके आ रहा था। ठीक है, और इंडिया ने सबसे पहले रिकग्नाइज करा था चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को। ठीक है, अब मतलब इंडिया ने बोला था कि हम चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को रिकग्नाइज मतलब हम मानते कि चाइना में ये कम्युनिस्ट पार्टी ये चाइनीज़ कंट्री चाइना जो है उसको अच्छे से चला सकती है, मतलब रन करा सकती है या गवर्न कर सकती है। ठीक है, बिगनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन। और कोल्ड वॉर के टाइम पे बहुत ज़्यादा डीकोलोनाइजेशन, मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी जो भी कॉलोनीज़ थी वो इन्फ्लुएंस बहुत हो गई थी और हर जगह इंडिपेंडेंस के लिए डिमांड अपनी रेस कर रहे थे। ठीक है, नेहरूज रोल। नेहरू का क्या रोल है? जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनका क्या रोल है? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन सेटिंग नेशनल एजेंडा एंड, और ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी थे। जो हमारा जो नेशनल एजेंडा सबसे पहले हमारा क्या है? पीस को लेके। ठीक है, हम वॉर के हमेशा अगेंस्ट में रहे। नेहरू की पॉलिसी रही है कि हमें न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें पीस चाहिए थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसलिए हम नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जो एक तरह से नेहरू को फाउंडर थे। ठीक है, इंडिया को फाउंडर था जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, और फॉरेन मिनिस्टर भी नेहरू ही थे उस टाइम पे। 3 मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। सबसे पहले क्या है? टू प्रिजर्व हार्ड एंड सॉवरेनिटी।
ठीक है, हमें अपनी सॉवरेनिटी बचानी। सॉवरेनिटी मतलब हमें किसी और का मतलब इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, किसी और का मतलब अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए हमें, ठीक है। टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब है हमें टेरिटरी जो भी बाउंड्रीज है उसको बचा के रखना है, ठीक है। टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और बहुत तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें करना है, ठीक है। तो ये 3 मेजर ऑब्जेक्टिव थे नेहरू की फॉरेन पॉलिसी में। सम पॉलिटिकल पार्टीज फेवर्स प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो कैपिटलिस्ट कह सकते हैं, जो थोड़ी बिजनेस माइंडेड थी, या जो थोड़ा अच्छे स्केल पे मतलब अचीव करना चाहती थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी को फेवर करते थे, ठीक है। जैसे भारतीय जनसंघ एंड स्वतंत्र पार्टी, तो 2 ये पार्टी है। नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम 2 कैंप्स। अब ऐसा था कि इंडिया एडवोकेटिंग द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इंडिया नॉन अलाइनमेंट के एडवोकेसी कर रहा था, मतलब प्रचार कर रहा था, बोल रहा था, इसके फेवर में था, ठीक है। और इससे क्या होगा, वर्ल्ड कोल्ड वॉर की टेंशन दूर हो सकती है कि आप कोल्ड वॉर कम कीजिए, ठीक है। और कोल्ड वॉर कम करने का क्या मतलब है, अब अलायंस मत बनाइए किसी का, तो ऑलरेडी कोल्ड वॉर अपने आप कम हो जाएगी। अब एक बार होता ना, आग में तुम घी डालते जाओगे, आग तो बढ़ती रहेगी, तो घी मत डालो, अलायंसेज मत बनाओ, ठीक है। तो नाम से ही हो सकता था, क्लियर है। बाय प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रीब्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन, अब इंडिया और क्या कर रहा था, यूएन के जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते थे उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता था, ठीक है। रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, जैसे इंडिया आज के टाइम पे कहीं भी यूएन को आर्मी की ज़रूरत होती है तो अपनी इंडियन आर्मी सबसे पहले प्रेफर करता है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स में इंडियन आर्मी का नाम सबसे पहले जाता है, ठीक है। अभी जैसे टर्की में अर्थक्वेक वगैरह आया था, तो यहाँ से काफ़ी इंडिया से बहुत मतलब इंडियन आर्मी ने काफ़ी हेल्प करी थी वहाँ पर जाके, ठीक है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। डिफ़िकल्ट टू बैलेंस पॉलिसी ऑफ नाम, अब इंडिया ने नाम इंट्रोड्यूस तो करा है नैम, तो लेकिन अब इसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। कैसे, इंडिया प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटेन अटैक इजिप्ट ओवर सुइज कैनाल, इंडिया ने इसके अगेंस्ट में तो प्रोटेस्ट कर दिया, लेकिन यूएसएसआर ने जब हंगरी पे अटैक किया था तो उसका कोई स्टैंड नहीं था, ठीक है। पाकिस्तान ज्वाइन द यूएस लेड मिलिट्री अलायंसेस, तो अब इंडिया के लिए और बहुत बुरी खबर हो चुकी है। क्या खबर है, पाकिस्तान ने यूएस के मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन कर लिया, क्लियर। यूएस वाज नॉट हैप्पी विद इंडियाज इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव एंड द पॉलिसी ऑफ नैम, यूएस बिल्कुल भी खुश नहीं था कि इंडिया अकेले ही कुछ ऐसे इनिशिएटिव चला रहा है जो उसकी स्ट्रेटेजी या उसकी पॉलिटिकल जो एस्पायरेशन है उसको खत्म कर देगा यूएस की, ठीक है। यूएस की पॉलिटिकल एस्पायरेशन क्या थी, सुपर पावर बनना, ठीक है। तो नैम की वजह से क्या हो सकता है, कम हो सकता है ना, तो वो बिल्कुल खुश नहीं था, हाँ अफेक्ट हो सकता है ना, हाँ। तो यूएस रिजेंटेड इंडियाज ग्रोइंग पार्टनरशिप विद द सोवियत यूनियन, तो मतलब एक तरह से अगर मैं बात करूं, यूएस बिल्कुल भी खुश नहीं था, रिजेंट मतलब इसको मतलब अपोज कर रहा था कि हम बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं है, मतलब इंडिया की उसकी फ्रेंडशिप सोवियत के साथ ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो इसको वो बिल्कुल भी सही नहीं समझ रहा था, ठीक है। प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी एम्फेसिस्ड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, अब उस टाइम पे क्या हुआ था, कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए थे और कुछ पॉलिसी बनाई गई थी जो भी इंपोर्ट का है उसका सब्सटीट्यूशन क्रिएट किया जाए। तो जैसे हमने उसमें लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि इंपोर्ट को रोकने के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ज़्यादा क्रिएट करे जाए, ठीक है। तो वो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है एक तरह से, क्लियर है। दिस स्ट्रेटेजी लिमिट द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ, तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ है, जो एक्सपोर्ट को, अब सपोज करो एक ये जनरल लेवल पे बोला गया है कि हर कंट्री का अपना एक एक्सपोर्ट मटेरियल होता है, अपना एक्सपोर्ट ट्रेड होता है, ठीक है। तो उसको अब ये कम कर सकता है ना, ऑब्वियसली जब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो चुका है, जब इंडिया इंपोर्ट ही नहीं कराएगा तो एक्सपोर्ट भी बहुत कम ही करेगा उस टाइम पे, क्योंकि वो पहले अपनी नीड्स फुलफिल करेगा उस टाइम पे, तो क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग सब हेडिंग है अफ्रो एशियन यूनिटी।
अब अफ्रीका और एशिया की यूनिटी के बारे में बात करते हैं। नेहरूज एरा एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड अदर न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट इन एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, तो नेहरू के बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट बढ़ते जा रहे थे इंडिपेंडेंट स्टेट से जो एशिया और अफ्रीका दोनों में थे। मार्च 1947 इंडिया कन्वेन्ड द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस। इंडिया ने मार्च 1947 में एक एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करी थी। ठीक है, और 49 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू सपोर्ट इंडोनेशियन फ्रीडम स्ट्रगल, और 49 में उसने क्या स्टार्ट करा, इंडोनेशियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, और एक कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू सपोर्ट, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करी, मतलब उस टाइम पे ऑर्गेनाइज करी, जो सपोर्ट कर रहा है एक इंडोनेशिया फ्रीडम स्ट्रगल को। क्लियर है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने मेंशन करी हुई है इसमें। क्लियर, और इंडिया एक तरह से सपोर्टर भी है डीकोलोनाइजेशन का। डीकोलोनाइजेशन मतलब कॉलोनी के बिल्कुल फेवर में नहीं है, जो भी कॉलोनाइज्ड कंट्रीज या स्टेट्स हैं उनको डीकोलोनाइज कर दो, फ्रीडम फ्री कर दो। ठीक है, और एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हुआ था एक 1955 में बैंगडन, और उसको बैंगडन भी कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ठीक है, और वो किससे लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नैम, और बैंगडन कॉन्फ्रेंस में ही नैम का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसके नेहरू को फाउंडर थे। क्लियर है, नेक्स्ट फर्स्ट समिट ऑफ द नैम हेल्ड एट बेलग्रेड। ठीक है, 1961। नेक्स्ट टॉपिक, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। चाइना से पीस और कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, 1949 में चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, और वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, मतलब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनना चाहती, कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट बनाना चाहती थी, और इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, इंडिया में भी जो डिफरेंट, मतलब जो लीडर्स थे उनके डिफरेंट ओपिनियन थे। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कहते थे, ही वॉज वरीड अबाउट चाइनीज एग्रेशन इन फ्यूचर। इनको डर लगता था कि चाइना हो सकता है, अगर हम चाइना का भी इतना साथ दे रहे हैं तो चाइना हो सकता है कि बैक स्टेप कर जाए। इनको थोड़ा सा था, आइडिया लग रहा था चाइना की फॉरेन पॉलिसी को देख के, या ठीक है, तो ये था क्योंकि उस टाइम पे चाइना ने तिब्बत एक्वायर कर चुका था थोड़े टाइम के बाद ही, जब हमने रिकॉग्नाइज करा उसके थोड़े टाइम के बाद तिब्बत एक्वायर कर चुका था। और नेहरू क्या बोलते थे, नेहरू जी बोलते थे इट वाज एक्सीडिंगली अनलाइकली दैट इंडिया विल फेस एन अटैक, कि बहुत कम हो सकता है कि इंडिया चाइना की तरफ से अटैक फेस करे। तो ये ना के बराबर था, नेहरू जी कह रहे थे ये ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पंचशील एग्रीमेंट हुआ जिसमें 5 प्रिंसिपल थे, किसके ऊपर थे, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, किसके बीच में, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जॉन इलाई। ठीक है, कब हुआ था, 29 अप्रैल 1954। अब इंडो चाइना बॉर्डर वाज गार्डेड बाय पैरामिलिट्री फोर्सेस नॉट द आर्मी। अब इनिशियली क्या होता था, अभी तो आर्मी ही गार्ड कर रही है इंडो चाइना बॉर्डर। ठीक है, उससे पहले कौन गार्ड करता था, पैरामिलिट्री फोर्सेस। पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे आपकी हो गई BSF, ITBP, CRPF, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है। पता है ना तुम्हें पैरामिलिट्री होती है, तुम्हें तो पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सब टॉपिक है इंडिया चाइना रिलेशन का, अब क्या है, द चाइनीज इन्वेजन। इन 1950 चाइना एनेक्स्ड तिब्बत, ले लिया ना। 49 में इंडिया ने रिकॉग्नाइज करा, तो 1950 में चाइना ने तिब्बत को अपने अंडर ले लिया था, और एक तरह से इंडिया और चाइना के बीच में जो बफर जोन था, हिस्टोरिकल बफर जोन कह सकते हैं उसको, वो रिमूव कर दिया था। एक तरह से बफर बना हुआ, दोनों कंट्रीज आमने सामने नहीं हो सकता है इंडिया पे अटैक करने के लिए चाइना तिब्बत, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चाइना की जो चाइना से थोड़ा आसान, तिब्बत थोड़ा आसान रहता है। देखो मैं बताऊँ, नेपाल से मैं बताऊँ ना क्या है, चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है उसमें क्या मतलब उसमें, मतलब अखंड चाइना में जो बौद्धिस्ट स्टेट्स है वो सारी चाइना की है। श्रीलंका ले लो, ले लेंगे। ठीक है, इनिशियली इंडिया डिड नॉट अपोज ओपनली, इंडिया नहीं अपोज कर रहा था कि चलो ठीक है तिब्बत ले लिया, हमें क्या लेने देना, लेकिन इनको नहीं पता था कि ये इतना नज़दीक आ जाएगा कि अटैक ही कर देगा। ठीक है, चाइना स्टार्टेड सप्रेशन तिब्बतन कल्चर। चाइना अब स्टार्ट कर चुका है अपनी हरकतें, तिब्बतन कल्चर को सप्रेस कर रहा है। 1959 में
तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर took political asylum in इंडिया। तो उन्होंने पनाह ले ली, जो तिब्बत का जो स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा 1959 में। ठीक है, अब चाइना ने क्या इल्ज़ाम लगाया है? चाइना एलिज्ड इंडिया वॉज अलाउिंग एंटी चाइना एक्टिविटीज़ टू टेक प्लेस फ्रॉम विद इन द इंडिया। अब वो कह रहा है कि इंडिया कुछ ऐसी एंटी चाइना एक्टिविटीज़ अलाउ कर रहा है जो इंडिया से ही शुरू हो रही है, जैसे असाइलम दे दिया, तिब्बतन कॉलोनी बसा दी, ठीक है, लोगों को घर मतलब एक रहने के लिए जगह हो, तो ये सब चीज़ें हैं। बाउंड्री डिस्प्यूट स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बाउंड्री डिस्प्यूट स्टार्ट हो चुका है क्योंकि तिब्बत जो बफर था वो हटा दिया है, अब बिल्कुल आमने सामने है। ठीक है, चाइना नॉट एग्रीड विद द कॉलोनियल बाउंड्री सेटलमेंट। जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो भी सेटलमेंट हुआ था, चाइना उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं था। ठीक है, बिल्कुल भी एग्री नहीं करता था। और जो मेन बाउंड्री डिस्प्यूट था वो वेस्टर्न और ईस्टर्न एंड ऑफ द लॉन्ग बॉर्डर इंडिया चाइना का, वेस्टर्न लद्दाख, ईस्टर्न अरुणाचल। ठीक है, अब चाइना क्लेम क्या करता है? एक्साई चीन जो लद्दाख में है, अभी लद्दाख में है, मच ऑफ द स्टेट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की मतलब मोस्टली अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया है जिसको हम नेफा कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। अच्छा, इनको अगर चाइना ने ये भी ले लिया तो कहेगा नागालैंड हमारा है, चाइना ने नागालैंड ले लिया बोले म्यांमार हमारा है, चाइना ने म्यांमार ले लिया बोले श्रीलंका हमारा है, अंडमान, चाइना कहेगा हमारा ही है, सब वर्ल्ड ही हमारा है। ठीक है, तो ड्यूरिंग क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुई थी? 1962। चाइना ने इसका फायदा उठाया, पूरा वर्ल्ड का ध्यान क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे था और चाइना ने यहाँ पे इन्वेजन स्टार्ट कर दिया था। चाइना लॉन्च्ड अ स्विफ्ट एंड मैसिव इन्वेजन अक्टूबर 1962 ऑन बोथ डिस्प्यूटेड रीजन। तो चाइना ने उस चीज़ का फायदा उठाया कि वर्ल्ड का ध्यान पूरा उस तरफ है, मैं एक हल्के से और स्ट्रॉन्ग अपना इन्वेजन स्टार्ट कर देता हूँ। फर्स्ट अटैक जब चाइना ने करा, चाइना कैप्चर्ड सम पार्ट्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसने कुछ अरुणाचल प्रदेश के पार्ट्स एक्वायर कर लिए। चाइना नियरली एडवांसेस टू द एंट्री पॉइंट ऑफ द असम प्लेन्स। असम प्लेन्स तक वो पहुंच चुका था, मतलब उसकी एंट्री पॉइंट तक पहुंच चुका था, तो चाइना काफ़ी अंदर तक आ गया था। ठीक है, फाइनली चाइना डिक्लेयर्ड यूनिलैटरल सीज फायर। यूनिलैटरल सीज फायर का मतलब अपने आप ही उसने सीज फायर मतलब रोक दिया जहाँ पर था। ठीक है, और इंडिया अप्रोच यूके यूएस फॉर द मिलिट्री एड। तो उस टाइम पे इंडिया की सिचुएशन बहुत ख़राब थी, जो हमारा 5 ईयर प्लान थे वो भी वर्क नहीं कर रहे थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ था, मिलिट्री में इतना एक्सपेंडिचर नहीं करता था इंडिया इनिशियली। ठीक है, और सोवियत जो था उस टाइम पे न्यूट्रल रहा, क्योंकि चाइना और सोवियत काइंड ऑफ एक ही आइडियोलॉजी है, तो सोवियत थोड़ा सा न्यूट्रल रहा। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ इंडिया में? कॉन्सिक्वेंस क्या देखने को मिले? टॉप आर्मी कमांडर रिजाइंड और वर रिटायर्ड। बड़े बड़े आर्मी कमांडर उन्होंने रिजाइन कर दिया। डिफेंस मिनिस्टर को कैबिनेट छोड़ना पड़ा, जो BK मैनन थे, क्योंकि फेलियर है ना। तो क्या होगा? आगे बैठा किस लिए होगा? प्रेशर होता है, आप कैबिनेट इसीलिए इंडिया नहीं जाते कहीं हैं, इसीलिए इंडिया नहीं, जैसी को जरूरत होता है ना, चेंज करो इसे, इम्प्रूव नहीं चेंज। ठीक है, तो नेहरू सफर्ड फ्रॉम क्रिटिसिज्म। नेहरू ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेला। फर्स्ट टाइम नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज मूव्ड। असहमत वो होता है ना, नो मेरे को हिंदी में नहीं पता। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये होता है कि सरकार में खुद में सहमति नहीं है, आपस में जो सरकार बनी हुई है उसके जो MPs जो मेंबर है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज हो गई है, उनके बीच में इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं। अब ये खुद ही एक साथ नहीं है तो देश क्या चलाएंगे? उनके अंदर एक ही कॉन्फिडेंस नहीं है। ये चीज कौन प्रपोज करता है? ऑपोजिशन क्या पता कि हमारा क्या चल रहा है? नहीं तो पता चल जाता है ना। ऑपोजिशन जब कहीं गवर्नमेंट एक तरह से वीक दिखती है किसी भी पैरामीटर पे, डिफेंस पे, इकोनॉमिक्स पे, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करा गया उस टाइम पे, क्योंकि गवर्नमेंट उस टाइम पे फेल हो चुकी थी। इकोनॉमिकली भी देखो, मिलिट्री देखो, आप टेरिटरी नहीं बचा पा रहे हो, आप किसी कंट्री को, मतलब आपकी फॉरेन पॉलिसी कुछ नहीं है,
कोई कंट्री आपके नज़दीक तक आ चुकी है, आप उसको कुछ कह ही नहीं रहे हो, ठीक है। एटलीस्ट वहाँ पर मिलिट्री ज़्यादा बढ़ा देते, आपने एयरफोर्स का यूज़ नहीं करा, ठीक है। तो आपके कुछ मैनिफेस्टेशन में है ही नहीं, कंट्री कैसे बचाओगे, तो दोबारा कोई कब्जा कर लेगा, ठीक है। कांग्रेस लॉस्ट सम ऑफ द की बाई इलेक्शंस टू लोकसभा। बाई इलेक्शन होते जो सीट वैकेंट होती है उसमें दोबारा इलेक्शन किए जाते, तो जब दोबारा कुछ सीटों पे इलेक्शन हुए तो कांग्रेस में वो हार चुकी थी, ठीक है। पॉलिटिकल मोड ऑफ कंट्री बिगैन, पॉलिटिकल मोड अब चेंज होने लग गया था कंट्री का कि हम कांग्रेस से उठ चुके हैं, ठीक है। क्रिएशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब इस टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI क्रिएट करी गई, और एक तरह से वो प्रो USSR थी, मतलब जो USSR की जो आइडियोलॉजी थी उसके ऊपर बेस थी, फॉर्मेशन उसका उसके ऊपर। अब बाद में CPI 1964 में स्प्लिट हुआ था और CPI-M बनी, जो M फॉर मार्क्सिस्ट, और ये वही लीडर्स हैं जो इंडो चाइना वॉर में चाइना के सपोर्ट में थे, प्रो चाइनीज, मतलब चाइना मतलब उनके ही फेवर में थे, ठीक है। इनके कुछ आइडियोलॉजी वैसी थी। अब जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन था, अब नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन था वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज होने लगा था, मतलब प्रायोरिटी, इंडिया उसको प्रायोरिटी देने लगा था, और रिकॉग्निशन बिगिन स्टार्ट हो चुका था। वॉर के बाद नागालैंड को स्टेटहुड का दे दिया था। मणिपुर और त्रिपुरा में खुद की लेजिस्लेचर असेंबली बनाने के लिए इलेक्शंस के लिए एक स्टार्ट हो चुका था कि आपको राइट है कि आप अपना खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली बना सकते हैं, ठीक है। और एक तरह से इंडिया के पास चैलेंज हो गया था नेशनल इंटीग्रेशन और पॉलिटिकल यूनिटी का नॉर्थ ईस्ट का रीजन को लेकर। क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग है वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट किसका है? हमारा। किसके ऊपर है ज़्यादातर? कश्मीर को लेके। 1947 में एक प्रॉक्सी वॉर हुई और उसका इशू रेफर किया गया UN में। प्रॉक्सी वॉर का मतलब क्या होता है? फुल फ्लैश नहीं थी। पाकिस्तान श्रीनगर तक आ चुका था, फिर इंडियन आर्मी ने जब एक्ट करा, जब अपना काउंटर अटैक करना शुरू करा तो पाकिस्तान को पीछे ढकेलना शुरू करा। उससे पहले UN में ये इशू रेफर हो चुका था। UN ने बोला जहाँ पर जो है वो रुका रहेगा, और सीज फायर हो चुका था, और जहाँ पर जो था वहाँ वो रुक गया और LOC वहाँ पर क्रिएट हुआ, ठीक है। कश्मीर डिड नॉट प्रिवेंट कोऑपरेशन बिटवीन। अब कश्मीर का इशू ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान से हमारे टर्म्स अच्छे नहीं थे, कुछ अच्छे भी थे कभी कभार, ठीक है। ऐसा नहीं कि कश्मीर के इशू के ऊपर हम लड़ते ही रह रहे थे, नहीं। पाकिस्तान के साथ हमारे टर्म्स ठीक थे। कुछ एक जैसे इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में नेहरू और जनरल अयूब खान के बीच में, ठीक है। तो वाटर शेयरिंग के ऊपर था कि इतना % हम वाटर शेयर करेंगे। क्लियर? थोड़ा स्टॉलिड होना चाहिए स्टार्टिंग, नेहरू के लगे पानी देते हैं, ठीक है। तो कश्मीर तो पानी लो। तो 1965 में आर्म कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे, और इंडिया कहीं ना कहीं लाहौर तक पहुंच चुका था। इंडियन आर्मी लाहौर में घुस चुकी थी अच्छे से, और वहाँ पर लाहौर के पुलिस स्टेशन में आप भी अगर गूगल पे देखोगे तो इमेजेस हैं, लाहौर के पुलिस स्टेशन में इंडिया का झंडा लहराया हुआ है इंडियन आर्मी ने। लेकिन UN ने इंटरवेन करा, ठीक है, और कहीं ना कहीं फिर हमें पीछे हटना पड़ा। अगर हम लाहौर देते तो हमें जम्मू और कश्मीर को लेना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे नहीं लिया था, क्योंकि उस टाइम पे हमारी पॉलिसी इतनी, मतलब फॉरेन पॉलिसी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ठीक है। और कहीं ना कहीं USSR ने भी हमारा उस टाइम पे साथ बहुत कम दिया था, क्योंकि वो अपने ही चीज़ों से जूझ रहा था, ठीक है। ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान के बीच में, और किसने करवाया था? सोवियत यूनियन ने कराया था 1966 में। वॉर एडिड टू इंडियाज ऑलरेडी डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन। तो इंडिया की डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन में वॉर ने और अपना योगदान दे दिया और डिफिकल्ट से और वर्स्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि खर्चा वर्चा हो जाता है, मतलब लॉस हो जाता है काफ़ी प्रॉपर्टीज़ का, आपका मतलब सोल्जर्स भी कहीं ना कहीं लॉस ही हमारा सोल्जर्स का भी, ठीक
है, तो ये नेक्स्ट टॉपिक बांग्लादेश वॉर 1971, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, 1970s में पाकिस्तान का इंटरनल क्राइसिस था और तुरंत जनरल इलेक्शन हुए तो वेस्ट में जुल्फिकर अली भुट्टो की पार्टी जीती और ईस्ट में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जीती, जो एक अवामी लीग थी उनकी पार्टी का नाम। ईस्ट पाकिस्तान स्टार्टेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल 1970 इन्होंने क्या सप्रेशन ही झेला था। ठीक है, तो वो अब डिमांड कर रहे थे कि हमें आज़ाद कर दिया जाए, फेडरेशन, फ्रीडम। ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द डिमांड फॉर द फेडरेशन फ्रॉम अवामी लीग। अवामी लीग की जो भी डिमांड थी उसको वेस्ट पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करा था और उसके काउंटर में उन्होंने क्या करा, शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया और अपना जो भी था, मतलब जो भी वो कर सकते थे, टेररिज्म या लोगों के ऊपर सप्रेशन जो भी था, उन्होंने करना शुरू कर दिया। किसने? पाकिस्तानी आर्मी। 1971। अब दिसंबर 1971, उससे पहले क्या था, मोर देन 80 लाख लोग रिफ्यूज हो चुके थे इंडिया में। ठीक है, रिफ्यूजी आए थे मोर देन 80 लाख। कहाँ रहते हैं लोग? बंगाल। बंगाल आ गए तो यही है बंगाल, इन्होंने बस ममता बनर्जी को ही था। पीपल स्टार्टेड टू लिबरेट बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान। लोगों ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और इंडिया सपोर्ट कर रहा था मोरली और मटेरियली भी। मोरल सपोर्ट तो दे ही रहा था और मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहा था। यहाँ से रेमिनेशन, ठीक है। और पाकिस्तान ने इंडिया का एक्यूज़ करा कि इंडिया क्या कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, इसलिए इसको ब्रेक करने के लिए, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए। खुद ही कर लेते सब। ठीक है, तो पाकिस्तान ने क्या करा, ये पाकिस्तान को सपोर्ट मिला यूएस, चाइना का। और 1971 में यूएस के जो प्रेसिडेंट थे उनकी सीक्रेट विजिट हुई चाइना में वाया पाकिस्तान। तो इन्होंने एक ट्रायो बना लिया था, पाक, चाइना, यूएस ने इंडिया के अगेंस्ट में। तो इंडिया ने क्या करा, बहुत सॉलिड मूव करा। 20 इयर्स की फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी, किसके साथ? सोवियत के साथ। और ये देखते ही पूरे दुनिया के, मतलब ऐसा हो गया था कि बहुत शॉकिंग मोमेंट था कि सोवियत यूनियन इंडिया का, मतलब, और अगर इंडिया ने ये इसलिए भी स्टार्ट कर दी थी और ट्रीटी साइन करी थी क्योंकि उसको डर था अगर इन केस कोई अटैक करेगा, सोवियत हमारे साथ है। और सोवियत को तो मौका चाहिए था यूएस के लिए, बस आ ही जाओ। तो बस चाइना अपने आप बाहर निकल जाएगा। चाइना कुछ कहेगा ही नहीं। अगर रशिया आता बीच में, चाइना अपने आप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब सोवियत को समझ में, क्योंकि सोवियत ने पहले गलती ये कर दी थी लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर, उन्होंने ताशकेंत एग्रीमेंट में ब्रोकर थे, मतलब उन्होंने ही करवाया था सोवियत ने। तो सोवियत वहाँ पर थोड़ा सा न्यूट्रल था। ठीक है, तो अगर वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाता, सोवियत की गलती ये थी। तो उस टाइम पे, उससे थोड़े टाइम पहले क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थे, तो वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर लेता सोवियत वर्ल्ड में। ठीक है, तो सोवियत ने अब जाके थोड़ा सा सही मूव किया, इंडिया के साथ 20 इयर्स की फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी। और ये ट्रीटी एश्योर करता है इंडिया को सोवियत का सपोर्ट इफ़ कंट्री फेस्ड एनी अटैक। ठीक है, अगर इंडिया कोई भी अटैक फेस करता है तो सोवियत उसको देख लेगा, और देख लिया था सोवियत ने, बहुत अच्छे से देख लिया था। सोवियत ने अपनी 40 वॉरशिप्स, अराउंड 40 वॉरशिप इंडियन ओशन में लगा दिए थे ऐसे। और जब देखा ना कि सामने से यूएस, चाइना, यूके, फ्रांस, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, सब इंडिया के अगेंस्ट में अपने वॉरशिप जिन्होंने भेजे थे, उन्होंने देखा ना सोवियत के वॉरशिप्स खड़े हैं, सबमरीन्स खड़ी हैं, तो यूटर्न ले लिया उन्होंने। अरे हम तो टहलने आए थे इंडियन ओशन में, सोवियत का झंडा देखते ही सब लोग पीछे हट चुके थे। और यूएस को पता था, अब मतलब मिसाइल क्राइसिस में क्या था, यूएस ने क्यूबा था उसमें सोवियत नेवी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था ना आने से, क्योंकि उसको वो बाउंड्री कर ली थी कि अब आप इस एरिया में नहीं आओगे।
तो सोवियत उसी का बदला ले रहा था कि अगर इन केस इन्होंने कुछ कहा तो मतलब वो फुल फ्लैश था, वो तैयार था, वो लोडेड था, वो लोडेड थी, उसकी सबमरीन्स वॉरशिप्स वगैरह सब लोडेड थी। अगर उन्होंने वार्निंग दे दी थी अगर कोई इतनी टेरिटोरियल बाउंड्री में कोई भी हमें वॉरशिप दिखाई देता है दूसरे देश का तो धुआं धुआं कर देंगे सारा इलाका, पानी में आग लगा दी। पानी में आग लगा दें, उस सही में लगा दें। ठीक है, इस क्लास के बाद मैं दिखाऊंगा तुम्हें सोवियत यूनियन का 40वां बेड़ा था, 40 वॉरशिप्स का। ठीक है, 1971 में फुल स्केल वॉर हुई और पाकिस्तान ने अटैक करा पंजाब और राजस्थान वाले रीजन पे और जम्मू एंड कश्मीर पे। इंडिया ने अटैक करा इन्वॉल्विंग, इसमें बहुत अच्छी बात करी कि इंडिया ने एयरफोर्स को इन्वॉल्व करा, चाइना वाली गलती नहीं करी। एयरफोर्स का इन्वॉल्व करा, नेवी का इन्वॉल्व करा, आर्मी का इन्वॉल्व करा। तो लड़ रहे हो तो पूरा बढ़िया से लड़ो ना, होता है कि भाई तुम जाओ तुम रुको। पूरा बढ़िया से लड़ा और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बन चुका था वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट पे दोनों में। ठीक है, विद इन 10 डेज, मात्र 10 दिन के अंदर अंदर इंडियन आर्मी ने ढाका को कवर कर लिया था चारों तरफ से और मोर देन 90 सोल्जर्स सरेंडर्ड एट दैट टाइम पाकिस्तान आर्मी के। और ये वर्ल्ड का अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर है, अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर है वर्ल्ड का ये। ठीक है, शायद इंडियन सोल्जर्स थे भी नहीं। इंडिया 2,500 थे, 2,500 से 3,000 थे इंडियन सोल्जर्स। कितने गुना डिवाइड करो तो कितने गुना हो जाएगा? 30 गुना। बस 30 गुना। बांग्लादेश बन गया, बनाया गया बांग्लादेश, बन नहीं गया, बनाया गया बांग्लादेश। और जैसे ही बांग्लादेश बना तो इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया यूनिलैटरल सीज फायर की, अब हम यहाँ पर अपने आप रोक देते हैं, अब हम और नुकसान नहीं करते। ठीक है, और शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में 3 जुलाई 1972। ठीक है, और इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी थी, इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी थी। इंदिरा गांधी की कुछ स्टेट्स में मेजोरिटी आई थी सीट्स में इलेक्शन में। अब गवर्नमेंट, अब नो कॉन्फिडेंस मोशन नेहरू के खिलाफ गया था, क्यों? क्योंकि वो मिलिट्री में फॉरेन पॉलिसी में वीक हो गया था, लेकिन इंदिरा गांधी फॉरेन पॉलिसी में वीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसको फेवर मिला इंदिरा गांधी को इलेक्शंस में। क्लियर है? इंडिया लिमिट द रिसोर्सेज इनिशिएटिव डेवलपमेंट। इंडिया में शुरू में क्या था कि कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उससे इंडिया डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहा था और कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट जो था, जो वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट हुए इंडिया के साथ ड्यूरिंग दिस पीरियड, उसको डिरेल कर दिया। उसने डिरेल किसको करा था? 5 ईयर प्लान। डिरेल मतलब उसको डाइवर्ट कर दिया, मतलब अपने जो पाथ पे चल रहा था उसको हटा दिया। क्लियर है? आफ्टर 1962 वॉर इंडिया मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, चाइना से हारने के बाद इंडिया ने मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट कर दिया था, एक्सपेंडिचर ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था। डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहे थे, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन 1962 में, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज 1965 में। 3rd 5 ईयर प्लान इफेक्ट हुआ था, ठीक है, लेकिन उसके बाद 3 एनुअल प्लान बनाए गए थे और उसको फॉलो करा था 4th एनुअल प्लान। एनुअल प्लान मतलब कि अब हम धीरे धीरे 5 ईयर प्लान अभी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे प्लान बनाएंगे और इंक्रीज कर दिया था अपना डिफेंस में एक्सपेंडिचर। इंडिया इज न्यूक्लियर पॉलिसी। अब इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडिया कहता है न्यूक्लियर पॉलिसी में कि हमारा जो न्यूक्लियर जो भी एक्सपेरिमेंट है, एक्सप्लोजन है, जो भी पीसफुल एक्सप्लोजन जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं वो उसका हम कहीं वैसे यूज़ नहीं करेंगे एक्सप्लोजन में या वॉर में, हम उसको एक अपनी पॉजिटिव टेक्नोलॉजी में यूज़ करेंगे कि हमें इन फ्यूचर आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। इंडिया का जो फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था वो मई 1974 में था। इंडिया जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस। एटॉमिक एनर्जी इंडिया बना रहा है किसके लिए? पीसफुल पर्पस के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता, कहने की बात। नेहरू हमेशा न्यूक्लियर वेपन के अगेंस्ट थे। ठीक है, नेहरू फेवर में किसके थे मेरे को समझ नहीं आया। हमें अब ठीक है, अक्टूबर 1964 चाइना कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट। 1964 के बाद 1967 में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करी गई और उस ट्रीटी में ये था कि 67 के बाद कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होगा, कोई न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा और इंडिया ने ये साइन करने से मना कर दिया कि अब हम साइन नहीं करेंगे और इसको रिफ्यूज़ करते हैं इस ट्रीटी को। ठीक है, तो तब तक 5 न्यूक्लियर वेपन पावर से US, UK, फ्रांस, चाइना, USSR
ट्राई टू इम्पोज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कि अब न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाए जाएंगे किसी भी कंट्री के द्वारा। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट टर्म्ड एज पीसफुल एक्सप्लोजन, इंडिया का जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट है उसको क्या बोला गया था? और इंडिया ने ये भी आर्ग्यू करा था कि न्यूक्लियर पावर सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ की जाएगी। न्यूक्लियर पावर जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए होती है ना, उसके लिए, ठीक है। पीरियड ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था और उस टाइम पे क्या था कि वर्ल्ड एक तरह से ऑयल शॉकिंग स्टेज से गुजर रहा था क्योंकि अरब इजराइल वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। मतलब उसके बाद से अरब नेशंस ने ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक कर दिए थे, ठीक है। अरब इजराइल वॉर हुई थी 1974 में, ठीक है। और जिसकी वजह से इकोनॉमिक टर्मोइल स्टार्ट हो चुका था इंडिया में और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी थी इंडिया में क्योंकि ऑयल प्राइसेस पीक पे थे। देयरफॉर 1962 टू 1971 इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें फेस करी, 3 वॉर, उसके साथ साथ डिफरेंट पार्टीज कम टू द पावर इन डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। पार्टीज भी बनी जैसे बाई इलेक्शंस वगैरह, कांग्रेस नहीं रही, ठीक है। लिमिटेड फॉरेन पॉलिसी थी इस दौरान, फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी, ठीक है। अब इंडियन पॉलिटिक्स का एक तरीके से मैं बताऊं कि जैसे इंडियन पॉलिटिक्स में पार्टीज के बीच में एक ब्रॉड एग्रीमेंट होता है और वो 3 चीज़ों के ऊपर होता है। क्या एग्रीमेंट क्या होता है उसमें? क्या 3 चीज़ होती है? नेशनल इंटीग्रेशन कि हमें अपना राष्ट्र बचा के रखना है, यूनिटी रखनी है, इंटीग्रेट करना है, एकजुट होकर रहना है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज हम हमेशा बचा के रखेंगे, ये। और क्वेश्चन ऑन नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र हित में जो भी काम है उसके ऊपर हम क्वेश्चंस उठाएंगे। तो ये पार्टीज के बीच में एक मतलब एक तरह से एग्रीमेंट रहता ही रहता है कि ये 3 मुद्दे तो हम, कोई भी पार्टी पावर में आएगी, अपोजिशन ये 3 मुद्दे जरूर उठाएगी। नेशनल इंटीग्रेशन सही से है, इसको कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा, प्रोटेक्शन इंटरनेशनल बाउंड्रीज अच्छे से प्रोटेक्ट करी जा रही है, और क्वेश्चन ऑन नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, कि राष्ट्र हित के हित में आप लोग क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।